मैं एक विधवा थी और गांव से मेरे पति के दोस्त का बेटा शहर पढ़ने के लिए आया था और वह मेरे बच्चों को भी पढ़ा दिया करता था। वह मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह मुझसे बहुत शर्माता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह रात को जल्द ही अपना कमरा बंद कर लेता था और कमरे में पता नहीं क्या करता। एक दिन मैं उसके कमरे में छिप गई। यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वह तो मेरी पति की अचानक मौत से हमारी ज़िंदगी को वीरान करके रख दिया था। मेरी दोनों बेटियां जो चिड़ियों की तरह चहचहाती थी, अब वह बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। अपने बाबा की जुदाई ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने बाबा को खो दिया था और शायद उनके बाबा की जगह जिंदगी भर कोई नहीं ले सकता था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और मेरी बेटियां भी वक्त के साथ साथ सदमे से निकल आई थीं। लेकिन हमारी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। घड़ी की सुइयों की टिक टिक पर हम सब अपने काम करते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी ज़िंदगी के सारे रंग मिटा दिए हैं। और फिर मेरे पति के दोस्त का बेटा मोहित शहर पढ़ने के लिए आया तो मेरे सोने से घर में जैसे रौनक आ गई। मेरी बेटियां दोबारा चहकने लगी थी। मोहित ने मेरी बेटियों को दोबारा जीना सिखा दिया था, लेकिन वह मुझसे बहुत ज़्यादा शर्माता था। मेरे बच्चों से उसकी जल्दी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वह सब मिलकर घर में रौनक लगा देते थे और अपनी बेटियों को दोबारा खिलखिलाता देखकर मैं जैसे दोबारा जी उठी थी। मैं बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। हमारी खुशियों की उम्र बहुत छोटी साबित हुई और मेरे पति एक कार हादसे में मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इसी सब ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। अपने पति के इस तरह चले जाने पर मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए जिंदा रहना था। विधवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी और अपने बच्चियों के सर पर सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही गंभीर थी और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। इसलिए मैंने एक स्कूल में जॉब कर ली। सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज देती और खुद भी स्कूल चली जाती और वापसी में उन्हें अपने साथ लेती हुई आती। मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठाया था कि मेरा दिल मजबूत हो गया था और मैं अकेले ही ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसे में जब मोहित हमारी ज़िंदगी में आया तो जैसे ज़िंदगी में रंग भर आए थे। मेरे लिए वह बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आया था और मैंने उससे कहा कि वह मेरी बेटी को भी पढ़ा दिया करे ताकि मुझे भी कुछ वक्त आराम मिल जाए। मोहित बहुत नेक और संस्कारी बच्चा था। कभी मेरे आगे आंख नहीं उठाता, बल्कि हमेशा सर झुकाकर बात करता और मुझे इस बात पर बहुत खुशी महसूस होती कि मेरे पति के दोस्त ने उसकी बहुत अच्छे से तरबियत की है। मोहित दरअसल मेरे पति के दोस्त का बेटा था। वे दोनों स्कूल के फ्रेंड थे। मोहित ने मेरी बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और जब से मोहित उन्हें पढ़ा रहा था वो दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई थीं। उनके सभी टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे। उनके बाबा को खो देने के बाद तो उन दोनों की पढ़ाई बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। स्कूल से भी उन दोनों की कंप्लेन आने लगी थी, लेकिन मोहित के आते ही उन दोनों की पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वह सारी शाम उन दोनों को पढ़ाते पढ़ाते अपनी पढ़ाई भी पूरा कर लेता था और मैं भी उनके करीब बैठकर अपने स्कूल का काम करती। मेरे और बच्चों के साथ ही मोहित भी कॉलेज के लिए निकल जाता और हमारे वापस आने के बाद ही घर लौटता। मोहित के आने तक मैं खाना तैयार कर चुकी होती, लेकिन वह हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेले खाना खाता। उसे मुझसे बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती थी और मैं भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करती थी। आने वाले 4 साल तक उसे हमारे साथ ही रहना था और मुझे यकीन था कि हम करीब आ जाएंगे। मोहित के आने से घर में छोटे मोटे काम भी निपटने लगे थे। मोहित घर का सारा सौदा
खुद ही बाजार से लेकर आता और कभी कभी तो घर की सफाई भी कर दिया करता। मुझे मोहित में अपने पति की झलक नजर आती थी। कहीं न कहीं वह बिल्कुल उन्हीं के जैसा था। जब तक मेरे पति जिंदा थे, उन्होंने भी हमेशा मेरा इसी तरह से साथ दिया था। वो घर के काम काज में भी मेरा हाथ बटाया करते थे। उन्हें भी मोहित की तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रहता था। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरे पति भी मोहित की तरह शहर पढ़ने के लिए आए थे और कॉलेज में ही हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। लेकिन उस वक्त मेरे पति का यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मेरे पति हॉस्टल में रहते थे। 4 साल तक मैं और मेरे पति एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधे रहे और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो पति ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की और सब कुछ राजी खुशी से तय हो गया। मेरे घर वाले तो पहले से ही उसको जानते थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर उसकी बात किया करती थी। इसलिए जब उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए तो मेरे बाबा ने तुरंत हाँ कर दी। जिस दिन मैं उसकी दुल्हन बनी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। उसका साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सौदा था। अपना घर छोड़कर मैं उसके घर चली आई थी और उसके बाद मैंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा था। आगे आने वाले हर पल को अपने पति के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया था। शादी के 8 सालों में ऊपर वाले ने हमें 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी दी थीं। मेरे पति ने शादी से पहले शहर में जॉब कर ली थी और हमने शहर में ही अपना घर बना लिया था, इसलिए मुझे कभी गांव जाना नहीं पड़ा। मेरे पति की कॉलेज फ्रेंड अनुष्का कभी कभी हमसे मिलने आ जाती थी और मोहित अनुष्का का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त मोहित की उम्र 11 या 12 साल के करीब थी, लेकिन अब वह 21 साल का नौजवान लड़का था। शादी के बाद मैं और मेरे पति 1-2 बार ही गांव गए थे, लेकिन मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगी थी, इसीलिए हम दोबारा कभी गांव नहीं गए। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की पैदाइश के बाद तो मेरे पति ने अपनी जॉब में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी सुबह मेरे पति मुस्कुराते हुए जॉब के लिए घर से निकल गए थे और फिर लौटकर वापस नहीं आए, बल्कि थोड़ी देर में ही मुझे खबर मिली कि मेरे पति का कार एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैं फ़ौरन अस्पताल के लिए दौड़ पड़ी थी और गांव में भी फ़ोन कर दिया था, लेकिन शायद मेरे पति हमारे रिश्ते की इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे और इसीलिए वह आने वाले कुछ घंटों में मेरा साथ छोड़कर चले गए। आज भी मुझे जब वह दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आँखों के सामने मैंने अपनी ज़िंदगी के साथी को खुद से बिछड़ते हुए देखा था। अभी भी आंखें बंद करती हूँ तो उसी का चेहरा मेरी आंखों में घूमता था। मेरे पति ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं उनकी बेटियों का बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करूँगी, और मैं इसी बात को निभाने की कोशिश कर रही थी। मोहित की माँ अनुष्का भी अपने दोस्त की अचानक मौत पर टूट कर रह गई थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद अनुष्का ने हमारे घर का आना जाना बहुत कम कर दिया था। वह जब कभी आती तो अपने दोस्त को याद करके रोने लगती, इसलिए मैं खुद अनुष्का से फ़ोन पर बात कर लिया करती हूँ। अनुष्का उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मेरे पति उन्हें अनुष्का ही कहा करते थे, इसलिए मैं भी यही कहती थी। मेरे पति की दोस्त अनुष्का का हमारे साथ व्यवहार बहुत ही अच्छा था और मुझे वह पसंद थी। अनुष्का ने मुझे मोहित की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजने की बात की, तो मैंने खुद ही अनुष्का से कहा कि वह मोहित को हॉस्टल भेजने की बजाय हमारे घर भेज दे। मेरा घर मोहित के अंकल का ही तो है और यह मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर तो जैसे अनुष्का की मुश्किल ही हल हो गई थी, क्योंकि वह मोहित को अकेले भेजते हुए घबरा रही थी। अनुष्का ने मुझे बताया था कि मोहित एक बहुत ही सीधा साधा और शर्मीला लड़का है और बहुत जल्द किसी से घुलता मिलता नहीं है, और मैंने खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए 1 महीना हो गया था, लेकिन उसने अभी तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी।
बल्कि जैसे ही मैं उससे बात करती तो शर्म से सर झुका लेता और रात को भी जल्द अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता, जबकि मैं और मेरी बेटियां लॉन में बैठकर रात को एक साथ ही टीवी देखा करती थीं। लेकिन वह कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी दोनों बेटियों की मोहित से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वह दोनों स्कूल से आने के बाद सारा दिन उसके साथ ही खेलती रहती थी। मेरी छोटी बेटी तो हर वक्त उसके कंधों पर चढ़कर बैठती और मोहित भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और रोज़ उसके लिए चॉकलेट लेकर आता। मैंने कई बार मोहित को मना किया, लेकिन अगले दिन वह फिर से चॉकलेट लेकर आता। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही स्कूल से छुट्टी कर सकती थी, इसलिए मैं किसी न किसी तरह खुद को घसीट कर कामकाज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं छत पर चली आई। छत के कोने में एक कमरा बना हुआ था और मोहित उसी में रहता था। मैं छत पर ही बैठ गई। मेरी नज़र मोहित के दरवाजे की तरफ थी। आज मुझे ना जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज़ रात होते ही जल्दी अपने कमरे में चला जाता है और फिर सुबह वापस निकलता है, जबकि उसके कमरे में तो टीवी भी नहीं था। तो इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है? आजकल शहर के कॉलेज का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था और लड़कों को नशे की लत लगती जा रही थी। इसीलिए मुझे अचानक ही मोहित की फिक्र सताने लगी। मोहित 21 साल का जवान लड़का था जो गांव के सीधे साधे माहौल से पला बड़ा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं शहर का माहौल उसे बर्बाद न कर दे। मोहित जब तक मेरे पास था वह मेरी जिम्मेदारी था, क्योंकि अनुष्का ने मुझ पर भरोसा करके उसे मेरे घर भेजा था। अगर वह किसी गलत संगत में पड़ जाता तो मैं अनुष्का को क्या मुंह दिखाते। मोहित को हमारे घर आए 2 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं हुई और ना ही कोई ऐसी बातचीत हुई कि मैं डायरेक्ट मोहित से पूछ सकती। वह तो मुझे देखते ही अपना सर झुका लेता और उससे भला मैं कैसे पूछती कि वह रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करता है। इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक होते ही मैं खुद ही इस बात का पता लगाती हूँ कि आखिर मोहित बंद कमरे में क्या करता है। 2-4 दिन तो मेरी बीमारी में गुजर गए और जैसे ही मैंने खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया तो मुझे फिर से मोहित का ख्याल आया और एक रात मैं टीवी में बिजी थी और मोहित किचन में अपने लिए चाय बना रहा था, तो मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर छुप गई। मुझे पता था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक टीवी के आगे से नहीं उठेंगी। मुझे मोहित के कमरे में छुपे हुए कुछ ही देर हुए थे जब मोहित चाय का कप लेकर अपने कमरे में चला आया और अंदर से दरवाज़ा बंद करके सुकून से बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वह आराम से चाय की चुस्की लेता रहा और मैं दिल में सोचने लगी कि बगैर बात के ही इतने सीधे सादे से लड़के पर शक कर रही हूँ। अगर मोहित को नशे या किसी भी चीज़ की लत लगती तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मुझे पता नहीं चलता। मुझसे शर्माता ज़रूर था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहता था। मैंने सोचा कि जैसे ही वह इधर उधर होगा या वॉशरूम जाएगा तो मैं चुपके से उसके कमरे से वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर उसे यह पता चल जाता कि मैं उस पर शक कर रही हूँ या उस पर नज़र रख रही हूँ तो न जाने वह मेरे बारे में क्या सोचता। मुझे छुपे हुए कुछ ही देर हुए थे कि मोहित ने उठकर अपने चाय का खाली कप साइड टेबल पर रख दिया और अपना लैपटॉप लेकर सुकून से बैठ गया। उसका बैठना कुछ इस तरह था कि मुझे उसका लैपटॉप नज़र आ रहा था, जबकि उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा कि शायद रात के इस पहर भी वह पढ़ाई करने में बिजी है और मैंने ऐसे ही उसकी जासूसी शुरू कर दी। लैपटॉप खोलते ही उसने एक वीडियो लगाई। यह देखते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यह वीडियो तो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी और अपनी ऐसी वीडियो देखकर
मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिस लड़के को सीधा साधा और मासूम समझ रही थी वह यह सब कुछ करेगा। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरा वीडियो अभी भी चल रहा था, जिसमें मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। मोहित बहुत ही दिलचस्पी के साथ मेरा वीडियो देख रहा था और बार बार स्क्रीन पर हाथ भी लगा रहा था, जैसे वह मुझे छूने की कोशिश कर रहा हो। उसे मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अपनी जगह से निकलकर एकदम मोहित के सामने आ गई। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं रात के समय अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि उसके कमरे में छुपी हुई हूँ। मुझे अपनी नज़रों के सामने खड़ा देखकर उसने फ़ौरन लैपटॉप बंद कर दिया और हकलाते हुए बोला, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और उससे कहा, मैंने अपनी वीडियो देख ली है। अब मैं जान गई हूँ कि तुमने चोरी छुपे मेरी वीडियो बनाई है। मेरी बात सुनकर मोहित ने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। मैं जानना चाहती थी कि उसने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो उसे अपने घर में जगह दी थी। मैं उसे अपने बेटियों की तरह ही रख रही थी। वह मेरे लिए औलाद की तरह था, लेकिन उसने तो मेरे भरोसे की धज्जियाँ उड़ा दी थीं। उसने कब, कैसे और किस तरह मेरी वीडियो बनाई, मुझे तो इस बात का भी पता नहीं था। और जब मैंने बहुत ही गुस्से से दोबारा यह सवाल किया तो वह सर झुकाए कहने लगा, मैंने आपके वॉशरूम में एक कैमरा लगाया है और मैं रोज़ आपकी वीडियो देखता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा से ही आपको पसंद करता था। और जब मैं गांव से यहाँ आया तो अपना जज्बात पर काबू नहीं रख सका और एक दिन यही बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो उसने मुझे कहा कि मैं आपके वॉशरूम में खुफिया कैमरा लगा दूँ और रोज़ाना रात को आपको देखकर सुकून हासिल कर लिया करूं। और एक दिन मैं कॉलेज की छुट्टी से घर कुछ देर पहले लौट आया। आप उस वक्त घर पर नहीं थीं। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने आपके वॉशरूम में कैमरा छिपा दिया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गुनाहों को स्वीकार कर रहा था और मैं उसकी हिम्मत पर हैरान थी। मैंने बहुत दुख से पूछा कि तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम भूल गए मैं तुम्हारी आंटी हूँ। तुम मेरे लिए बेटे की तरह हो। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और हंसते हुए कहने लगा, आप किस गलत फहमी में जी रही हैं? आपके पति की मृत्यु हो चुकी है और अब आप मेरी आंटी नहीं रहीं। और अगर अंकल जिंदा भी होते तो आप और मैं एक दूसरे के लिए गैर ही थे। और जब मैं शहर आया तो आप मेरी आंखों के सामने थीं और मेरे जज्बात का इम्तिहान लेती रहीं। ऐसे में मेरे लिए खुद को रोकना बहुत मुश्किल था। और फिर जब मैं कॉलेज गया तो वहाँ मेरे दोस्त बने और उन्होंने मेरे अंदर जज्बात को और जगा दिया और मुझे ज़िंदगी का एक ऐसा रूप दिखाया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं आपको आंटी की नज़र से बिल्कुल भी नहीं देखता। आप मेरे लिए एक औरत हैं जिसके आगे पीछे कोई मर्द नहीं है। मोहित की बात सुनकर मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने बड़ी आसानी से मुझे सच का आईना दिखाया था जो मैं नहीं देख पा रही थी। देखा जाए तो वह ठीक ही कह रहा था कि वह और मैं एक दूसरे के लिए गैर ही थे और मुझे उसे अपने घर में पनाह नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वह इस तरह मेरे भरोसे को तोड़ेगा और अपनी हद पार कर जाएगा। मैंने मोहित के लैपटॉप से अपनी सारी वीडियो डिलीट की और यह देखकर मेरे पाँव ही कांपने लगे। उसके लैपटॉप में मेरी बहुत सारी वीडियो थी। मैंने उससे कहा कि वह अभी और इसी वक्त अपना सामान लेकर घर से निकल जाए, क्योंकि मेरे घर में उसकी कोई जगह नहीं है। मोहित कहने लगा कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और मुझे अपनाना चाहता है। मैंने एक कड़ी निगाह उस पर डाली और उससे कहा, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, इसलिए बेहतर है कि वह खामोशी से हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। मैंने उससे कहा कि मैं अनुष्का को इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन दोबारा कभी भी वह मुझे अपनी शक्ल न दिखाए। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से अपना सामान समेटा। मैं जानती थी वह उम्र के जिस हिस्से में है उसमें अक्सर लड़के जज्बात में आकर गलत हरकत कर जाते हैं, लेकिन मुझे हरगिज भी अंदाज़ा नहीं था कि वह इस कदर आगे निकल जाएगा। मोहित ने रात के अंधेरे में खामोशी से मेरे घर को छोड़ दिया था
और मैंने अपनी बेटियों को अपनी आगोश में ले लिया। मोहित खुद तो चला गया था, लेकिन मुझे अपने और पराये मर्द के बीच का फ़र्क बहुत अच्छे से समझा गया था। मैं जान गई थी कि ऊपर वाले ने हर रिश्ते में इसीलिए हद रखी हैं ताकि इंसान को कोई नुकसान न उठाना पड़े। मुझे यकीन था जैसे जैसे मोहित ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मोहित ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी गैर मर्द पर भरोसा नहीं कर सकती थी।